नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले मैथ्स पेडागोजी के पार्ट नंबर 6 रहेगा। और पार्ट नंबर 6 में जो आपका चैप्टर रहेगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में अनौपचारिक या औपचारिक से पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज ये टॉपिक करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे आपको ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। इस लाइव क्लास के साथ आपको लिंक बाद में मिल जाएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और मैथ्स में 30 में से 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है और पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर कन्फर्म करना है। तो ये सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने में, विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना या उपरोक्त सभी। देखिए, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना भी होता है, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना भी होता है, विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। वार्षिक बाह्य परीक्षण, आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण, आंतरिक परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित जो होना चाहिए वह हमारी आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अनुपात समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, जैसे कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड एनलार्ज, कॉपी एंड रिड्यूस। यह क्या गतिविधि हो सकती है। तो अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री जो रमा जी हैं, एक अध्यापिका हैं, स्क्रीन पर कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी एनलार्ज, कॉपी एंड रिड्यूस। तो ये जो गतिविधि क्या हो सकती है, तो ऐसा करना, ये गतिविधि जो कहलाती है अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि कहलाती है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सिरों ही शर्मान है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, क्षेत्र मिति की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था कि शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य हो सकता है। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्षेत्र मत की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य किस प्रकार से था कि शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेगा। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या हो सकता है। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य बिल्कुल उचित है, क्योंकि गणित की सभी इकाइयों का उद्देश्य यही होता है। क्या होता है, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सके। हर एक अध्यापक अध्यापिका का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी गणित के अनुप्रयोगों को समझ सके। तो ये हम बात करेंगे, बिल्कुल उचित आपका कथन दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सभी इकाइयों का उद्देश्य यही होता है कि बच्चा बालक समझ सके। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। पोर्टफोलियो, परियोजना कागज पेंसिल परीक्षा, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता, जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि शिक्षार्थी विद्यार्थी बालक बालिका की रुचि और अवयव को परखने के लिए इनमें से जो मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त होगी वह जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना और कक्षा की सहभागिता। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं। परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, परीक्षा करते हैं या परिणाम करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी भी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाओं को या अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी विद्यार्थी में क्या आंकना चाहिए कि अवधारणाएं अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तब भी वह प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये क्या आपको आंकना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए।
ठीक है, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति को आपको आंकना चाहिए बच्चे में, किसी भी बालक बालिका में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों में, बालक बालिकाओं में किसका माप का संदर्भ पढ़ाना है। तो माप के संदर्भ के लिए जो हमारा कथन राइट होगा वह यह होगा कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। जी हाँ, पहले हम अनुमान लगाना चाहिए। अप्रमाणिक माप मतलब एक अनुमान लगाना चाहिए। जब हमारा अनुमान सही नहीं होता है, इसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। तो एक ही बात हो गई, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। पहले अप्रमाणिक करें, इसके बाद प्रमाणिक करें। तो बी ऑप्शन माप के संदर्भ में हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षेत्र मिति की अवधारणा से या क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो क्षेत्रफल की अवधारणा से अगर परिचित कराना है तो शिक्षक किससे शुरुआत करेंगे, आप किससे शुरुआत करेंगे। सभी जानते हैं, अगर क्षेत्रफल की शुरुआत करना है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं, क्षेत्रफल की अवधारणा अगर परिचय कराना है तो हथेली, पत्ते, नोटबुक आज से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक शुरू है, श्रमान है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। गणितीय पहेलियां और खेल मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में या समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि गणित की पहेलियां जो हैं आपके गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में भी मदद करती हैं, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो ये चारों आपके विकल्प सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन को चूज करेंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही होगा। देखिए, ज्यामितीय समझ को विकसित करना है बच्चे के, बालक बालिका में ज्यामितीय समझ को विकसित करना है तो सबसे पहले मानसिक चित्रण, इसके बाद विश्लेषण, इसके बाद औपचारिक निगमन, इसके बाद अनौपचारिक निगमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए कौन सा श्रेणी हमारा सही होगा। वह श्रेणी होगा पहले मानसिक चित्रण, फिर विश्लेषण, औपचारिक निगमन, फिर आपका अनौपचारिक निगमन। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बेफिक्र। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। क्या पढ़ाया जा सकता है। तो कक्षा कक्ष में देखा जाए गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित में से जिस क्रम में समस्या को प्रदर्शित करने के बाद पढ़ाया जाता है वह हमारे क्रम, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, और वह हमारा क्रम होता है रोजमर्रा की भाषा गणितीकरण की स्थिति की भाषा गणितीकरण, समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न हमारा जो पूछा गया है वह कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को जिस क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है वह हमारा क्रम जो है रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण की स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कक्षा 2 के शिक्षक ने योग अर्थात जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया कि एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हैं। तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित हो जाएगा। तो यह कहलाता है आपका समुच्चयन। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभाविक जो संकेतक है वह संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई है, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई है, छोटे परिचालों के साथ व्यवहार में कठिनाई है, गणितीय संबंधी तथ्यों को संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का जो संभावित संकेतक है कि गणितीय संबंधी तथ्यों को संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है, उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन या ये सभी होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं गणित मूल्यांकन में जो पद हमारे शामिल होते हैं वह उद्देश्य भी होता है,
अधिगम अनुभव भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। इसलिए ये सभी जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का इसके जो प्राचल होगा या होंगे कौन से हो जाएंगे? केवल सदस्य घड़ी पर समय पढ़ाना, अंकीय घड़ी सदस्य घड़ी पर समय पढ़ाना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट मिनट और सेकंडों में संबंध। देखिए कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का जो प्राचल होगा या प्राचल जो होंगे वह आपका यही होगा कि अंकीय घड़ी और सदस्य घड़ी पर समय पढ़ाना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, तो एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंडों में संबंध। ठीक है, तो कक्षा 4 में समय के मूल्यांकन का प्राचल हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे जी के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर होगा? तो बच्चे में अमूर्त प्रमाण को समझने में कठिनाई हो रही है, यानी जी पियाजे जी को चौथी अवस्था में कठिनाई हो रहा है, जो चौथी अवस्था है। तो ये बच्चा जो चौथी अवस्था में न होकर मूल संक्रियात्मक अवस्था में होगा, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था पर किस चरण पर होगा? तृतीय चरण पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमूर्त प्रमाण पर समझने में कठिनाई हो रही तो कहीं ना कहीं वह मूल संक्रियात्मक अवस्था चरण पर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 धन 4 अथवा 4 बराबर 1 धन 3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडनी, संक्रिया या परिमाणात्मक अवस्था की बात करेंगे। तो शैलजा जो है जो इन विभिन्न तरीकों से व्यक्त करती है कि 4 बराबर 2 धन 2, 4 बराबर 1 धन 3, इस जो हमारा इस संख्या का विकासात्मक अवस्था कहला जाएगा वह संक्रिया अवस्था हो जाएगा। संक्रिया चाहे 2 धन 2 करेंगे 4 आएगा, 1 धन 3 करेंगे तो 4 आएगा। क्या हो जाएगा? संक्रिया अवस्था कहला जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों के समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या हो सकता है? भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या प्रश्नोत्तरी हो सकता है। तो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों को समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक जो उचित रूपात्मक कार्य हो जाएगा वह सर्वेक्षण आधारित परियोजना हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन या भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो जिस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय हमारे विद्यार्थियों को फीडबैक देना है वह हमारा कहलाता है निदानात्मक मूल्यांकन। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। त्योहार के समय कक्षा 5 के प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई और कक्षा किस प्रकार की चर्चा क्या हो सकती है? तो त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की, क्योंकि त्योहार में अक्सर देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी है सेल लगता है, तो ऐसी चर्चा करना या कक्षा किस प्रकार की चर्चा कौन सी प्रकार की कहला जाएगी? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो चर्चा कहलाती है वह एक दूसरे विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करती है। आपका विचार क्या है? आपका क्या तर्क है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण उद्धृतपूर्ण है या गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन इसलिए होता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति मूलतः अमूर्त होती है। जी हाँ, गणित सीखना इसलिए होता है क्योंकि यह प्रवृत्ति कैसा होती है? अमूर्त होती है, एक बड़ी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अमूर्त मतलब क्या होता है? ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, यह उचित उपागम क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जब आप गणित के अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, यह उचित उपागम जो हो जाता है हमारा वह क्या होता है? तो ऐसा उचित उपागम हमारा हो जाता है वस्तुओं को विभाजक के गुर्जों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम होगा। ठीक है,
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, यह उचित उपागम यह होगा कि वस्तुओं को विभाजक के गुर्जों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वह विभाजक से कम है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सभी कमेंट करके बताइए। सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही, ये सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान, प्रस्तुतिकरण। योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता आकलन करने के लिए जो आकलन का शीर्षक होगा वह सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित के अध्ययन के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय क्या होता है? देखिए, गणित के अध्ययन के प्रति शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बालक बालिका की संवेदनशीलता जो है जागृत करने के लिए जो प्रभावी उपाय है वह विषम सामग्री को शिक्षार्थी विद्यार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना भी होता है। जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना भी होता है और शिक्षार्थी के अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों में से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शंस है ये गणित के अध्ययन के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी ये तीनों उपाय हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग बताइए। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चे के तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, बच्चे को विषय का ज्ञान समझने में बढ़े या समझ बढ़े, बच्चे कक्षा में नियमित रहें। तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे के तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रदर्श है? या प्रश्न पूछा गया प्रदर्श नहीं है। तो देखिए, आयतन की अवधारणा सीखने के लिए जो सही प्रदर्श होता है वह एक गेंद भी है, धागे का एक टुकड़ा भी हो सकता है और पानी की टंकी हो सकती है। लेकिन एक आपका आयतन की अवधारणा समझने के लिए आपका एक गेंद हो सकता है, लोहे की पेटी हो सकती है, टंकी हो सकती है, धागे का टुकड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धागे एक टुकड़े की सहायता से आयतन की अवधारणा को नहीं सीखा जा सकता। गेंद, बॉक्स व पानी की टंकी से मापों को भांपकर आयतन ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि आयतन की अवधारणा को सीखना कैसे होता है सभी लोग जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु क्या आवश्यक होता है? सभी लोग जानते हैं अगर आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसके लिए आवश्यक है प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अवधारणात्मक इन दोनों का ज्ञान आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन किसका किया जाता है? मूल्यांकन उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है कि जो हमने पढ़ाया है उस पर आपने कितना उपलब्धि प्राप्त किया, ये कितना उपलब्धि आपने किया। मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? सभी लोग जानते हैं कि मूल्यांकन के टोटल 3 सोपान होते हैं। कितने होते हैं? मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। अधिगम अनुभव की योजना बनाना। देखिए, 3 सोपानों में पहला होता है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, इसके बाद अधिगम अनुभव की योजना बनाना और तीसरा होता है व्यवहार परिवर्तन में बांटा गया। तो मूल्यांकन के मुख्य 3 सोपान कौन है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम अनुभव की योजना बनाना और व्यवहार परिवर्तन में बांटा गया। ठीक है, और आइए आज की क्लास का मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं। आज की क्लास का मॉक क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या उपरोक्त सभी? यह आपको कमेंट करके बताना है। या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है और मैथ्स पेडागोजी के पार्ट 6 में जो हमने आपके टॉप 30 क्वेश्चंस की, 30 में से आपका स्कोर क्या रहा, आपका फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में और शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी इवनिंग 7 PM में
ईवीएस पर्यावरण की लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।